नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसमें कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद हमने क्या देखा था, परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था, उसकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था, 2 वैल्यूज़ बताई थी मैंने एप्सिलॉन नॉट की। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बीच में रिलेशन, और फिर कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। ठीक है, चलिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देखो क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम ऑफ द चार्जेस है, यहाँ पे मेरा एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसको 1 2 3 इस तरह से मैंने नाम दे दिया, इस ऑर्डर में। एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन क्या क्या रोल है, ये है देखो कि इस चार्ज पे, इस चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये पता चलता है हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा और जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा, इन दोनों का अलजेब्रिक सम, इन दोनों का अलजेब्रिक सम इसके नेट फोर्स के बराबर आएगा। इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिर्फ यही दो नहीं, अगर और भी 2-3 यहाँ पे चार्ज होते तो उन सब का जो फोर्स होता इनके साथ सबका ऐड करके इसके नेट फोर्स के बराबर आता। ठीक है, तो यानी कि फोर्स ऑन यहाँ पे Q1, फोर्स ऑन Q1 कितना होगा, ये होगा जितना कि फोर्स ऑन जितना कि ये इस पे लगाएगा और जितना कि ये इस पे लगाएगा, 2 1 पे प्लस में 3 1 पे। यहाँ पे नेट फोर्स लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सिर्फ इतना सा था ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। In a system of n charges, in a system of n charges, the net force on any charge is the vector sum of the force due to all the remaining charges on this charge। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में algebraic sum बोल दिया था, है ना। तो is the force on any charge is the vector sum of the forces due to all the remaining charges on this charge। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको लिख देता हूं मैं, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग, ड्यू टू ऑल remaining charges on this charge, is called principle of superposition। ठीक है, बस ये इतना सही था। इसके बाद देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कह लो, अब जरा ध्यान से सुनना इसको, टर्म को। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ज़्यादातर वर्ड वो अगर न्यूमेरिकल में या कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर वो देगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से देगा,
क्योंकि सोचने वाले को लगेगा कि पता नहीं कहाँ से टर्म उठा दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतने सारे पढ़ लिए अब तो कांस्टेंट, ठीक है, वो उनमें कंफ्यूज हो जाता है कई बार। रिलेटिव परमिटिविटी से वहाँ पे स्ट्राइक कर जाता है माइंड में कि हाँ चैप्टर 1 से कुछ होगा, इसलिए वो जल्दी से ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करते, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, इसलिए याद रखना है इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई दूसरी प्रजाति नहीं है, वो परमिटिविटी ही है, जो अभी हमने वहाँ पे पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट थी, वो एयर वैक्यूम की थी, यहाँ पे मीडियम के लिए है, ठीक है, मीडियम के लिए। ओके, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी of the medium which determines the electric forces between the two charges situated in that medium. Permittivity of every medium is different, ये मैंने पहले ही कहा था। सिर्फ और फ्री स्पेस की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, मीडियम की हमारे पास कोई वो नहीं है, क्योंकि मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी कैसी प्रॉपर्टी रखता है वो मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा, हमें रिलेशन निकालना है ना एप्सिलॉन नॉट और मतलब कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बीच में, तो हम कुलम्ब्स लॉ की हेल्प लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स इन वैक्यूम कितना होगा, 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R², इतना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इसको मान लो फर्स्ट, यहाँ पे पता है ना ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा ठीक है, अच्छा अब व्हेन द सेम अब मैंने क्या करा, ये अभी जो दो चार्जेस थे Q1 Q2, ये जो थे वैक्यूम में रखे हुए थे, कुछ ये दो चार्जेस थे वैक्यूम में रखे हुए थे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, कुलम्ब्स लॉ मैंने इन पे लगा दिया। अब इन्हीं चार्जेस को एज इट इज पोजीशन में सेम डिस्टेंस की दूरी पे रखे मैं सेम चार्जेस को ले गया किसी मीडियम में। अब वहाँ पे इन पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स तो वहाँ पे भी लगेगा, फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा, मीडियम इजिकल्स टू 1/4πε, खाली एप्सिलॉन लिखना चाहते हो और ये लिख लो, वरना एक छोटा सा मीडियम का m लगा दो, इनटू में Q1 Q2 वही थे, डिस्टेंस वही था। अब ये यहाँ पे QM क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, इसको मान लो 2, अब करना कुछ नहीं है, 1/2 करना है, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम इजिकल्स टू में 1/4πε0, 1/4π ये तो कट जाएगा, लिख लो यार, 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R² अपॉन में 1/4πε इन मीडियम इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R², ये पूरा कट गया, Q1 Q2 बटे R², Q1 Q2 बटे R², ये कट गया। अच्छा, 4π से 4π कट गया, बचा क्या 1/ε0, यह हो गया 1/ε0 अपॉन में 1/ मीडियम, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम इजिकल्स टू कितना आ रहा है, ये मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ मीडियम को मैं मीडियम बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, ध्यान रखना। तो मीडियम अपॉन में ये ऊपर चला गया, ये नीचे हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोनों ये आ गए। तो डेफिनेशन सुनना, लाइन सुनना, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम
to the permittivity of the free space is called relative permittivity. ये रेशियो, ये जो रेशियो आया है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों में कुछ रिलेशन है, वो ऊपर वो नीचे, मीडियम ऊपर वैक्यूम नीचे। रिलेटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी रेशियो को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी रेशियो को कहते हैं। अच्छा, so the dielectric constant or the relative permittivity of a medium may be defined as the ratio of the force between the two charges placed some distance apart in the free space to the force between the same two charges when they are placed in the same distance apart in the given medium। यानी कि एक चीज मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में के। ये एक रिलेशन मैंने यहाँ से निकाल लिया जो कि बहुत काम का है। कई बार हमसे कुछ और नहीं तो ये क्या देगा, बताओ इस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, तो इस ये फॉर्मूला 100% वहाँ पे यूज होगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला जरूर यूज होगा। ठीक है, अच्छा तो और कुछ बचा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये हो गया। और इसके बाद बचा हमारा क्या करना था हमें, हाँ, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या तो सिमिलैरिटीज हैं। दोनों को लिख दो क्या है, तो आपको लिख देता हूँ एक बार, इसे मिटा रहा हूँ, देख के ही खुद समझ जाओगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलैरिटी बल्कि ज़्यादा लगती हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना क्या होता है यहाँ पे, G m1 m2 अपॉन में r², और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक K Q1 Q2 अपॉन में r²। पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज देखो तो दोनों ही, अब ये मत कहने लग जाना कि यहाँ पे सिमिलैरिटी ये, चलो पहले सुन लो बाद में कहीं बताऊंगा। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही अपने ये इसके मासेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये यहाँ पे अपने चार्जेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी पे सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही अपने दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि दोनों के जो भी मासेस हैं या फिर वो चार्जेस हों, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और क्या हुआ, डिफरेंसेस देखो। डिफरेंसेस में ये है, एक तो सीधा सीधा दिख रहा है, उसका ग्रेविटी उसका कांस्टेंट है G और इसका कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K। ठीक है, इसकी G की वैल्यू होती है इतनी, K की वैल्यू होती है इतनी, वैसे तो एक ही पॉइंट में आ सकता है ये। और फिर उसके बाद डिफरेंसेस में देखा जाए तो ये जो है बिग बॉडीज के लिए लार्ज बॉडीज पे लग सकता है, और साथ ही स्मॉल बॉडीज में भी लग सकता है, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है, ये वाला फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये लार्जर बॉडीज के लिए, मतलब कि लार्ज कूलम्ब के चार्जेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम। बस हो गए 3 पॉइंट दोनों के, बहुत है, हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारी सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड।
कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन और उसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसकी छोटी सी डेरिवेशन होती है, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन is exerted on a stationary charged body placed at that point। बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन तो सिर्फ रटने की काम आती है, और वैसे इसमें रटने की जरूरत है भी नहीं, पूछी भी नहीं जाती। देखो क्या कह रहा है कि इमेजिन करो ना, हमने वो तो देखी होती हैं, और कुछ नहीं तो ऑल आउट कैट में दिखाते हो, इस तरह से वो निकल रही है वेव्स की, वहाँ पे फील्ड बने जा रही है, इस तरह पूरे कमरे में फैलती हैं ऑल आउट की। एक सोर्स होता है, एक सोर्स होता है ऑल आउट, मेरे पास अभी यहाँ पर दिख नहीं रही कुछ, है ना। तो ये ऑल आउट है, यहाँ से जैसे हम इसको ऑन करते हैं अंदर कॉइल गर्म होती है, और वो जो है इस तरह से ऐड में तो इस तरह दिखाते हैं ना, ब्लू कलर की रेस सारे में पूरे कमरे में इस तरह फैल रही है, वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरह ही काम करती है, ठीक है। ये रही मेरी ऑल आउट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये रही मेरी ऑल आउट, और ये जो है न्यू 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 फैल रही है, ठीक है। और ये इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही निकलती हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे ही निकलती हैं। ये मैं सिर्फ इमेजिन कर पाओ इसलिए बताया था मैंने, गोले गोले ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है ऐसा होता है। पॉजिटिव के लिए ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी बाहर की तरफ आती होती है, इस तरह निकलती हुई, ठीक है, इस तरह से निकलती हुई। लेकिन यही अगर नेगेटिव चार्ज होता, यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये अंदर की तरफ आती हुई होती, इनसाइड, ठीक है। ऐसा कुछ एक डायग्राम बनाऊंगा, पक्का समझ जाओगे, शक नहीं करोगे मेरे पे कि हाँ सही बता रहा हूँ या नहीं। ठीक है, देखो पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव वाला बाहर को निकल, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, ठीक निकल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, बाहर पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलते हुए चली गई, इसके लिए यही इसके अंदर आती हुई ये आगे चलेगी, अंदर जाएगी, अंदर चलेगी, और ये अंदर घुस गई, इसमें अंदर की साइड आते हुए बन गई है, यहाँ से निकली, यहाँ से घुस गई, यहाँ से निकली, यहाँ से इसमें घुस गई, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ से निकली, यहाँ से आ रही है, इस तरह से। एक नंबर में 100% सवाल आता है डायग्राम बनाने के लिए। ये वाला हो गया, ये दोनों में पॉजिटिव हो गया तो कैसे बनेंगी, तो अब यहाँ पे तो इस केस में तो अनलाइक थे तो अट्रैक्ट हो रही थी, तो इसलिए फील्ड जो आपस में जुड़ भी रही थी, ठीक है। लेकिन यहीं अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अनलाइक चार्जेस हो जाते और ये फिर रिपेल करते, तो इनकी फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती बिल्कुल ही, ठीक है। बीच में एक भी फील्ड जरा सा भी नामो निशान नहीं होता, और उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। वो चैप्टर 2 में हम ज़्यादा मेनली देखेंगे, जब इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे, तब उसमें देखेंगे। अभी ये इतना ही था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी होती है तो किसी पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है, कि ये हमारा कोई पॉइंट है P, बताओ कि इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हम ऐसे करके निकालते हैं। वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में Q0,
फोर्स ये हमारा वही है जो कूलम्ब्स लॉ से हमने निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारी है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्यू नॉट क्या है, एक टेस्ट चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा पॉजिटिव क्यू नॉट होता है, इसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये इतना छोटा सा टेस्ट चार्ज होता है कि इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती इसकी, ठीक है। इसको हम इसीलिए यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि अगर इसकी भी खुद की अपनी कोई फील्ड होगी तो हमारे पास जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि जिस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे होंगे और उस पॉइंट पे हमने इसको रख दिया, जिसकी निकालनी थी उसकी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। अगर इसकी भी अपनी होगी तो क्या मेरे को वो सेम डाटा, एक्यूरेट डाटा मिल पाएगा जो मेरे को उसके लिए चाहिए था? नहीं, क्योंकि उस पॉइंट पे जो है, जिस पॉइंट पे मैं उसकी वजह से निकाल रहा हूँ, उस पॉइंट पे उसकी तो फील्ड आ रही है, साथ ही साथ ये अपनी भी छोड़ रहा है वहीं पे। तो इसलिए हम ऐसा चार्ज लेते हैं जिस पॉइंट पे हमें निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी खुद की कोई फील्ड ना हो, और ऐसे चार्जेस को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसा यूनिट भी देख लो इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, फोर्स इन न्यूटन। चार्ज तो है भले ही छोटा सा है, बहुत छोटा सा है तो कूलम ही, बस ये हो गई हमारी ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे इसकी 2-3 लाइन की छोटी सी एक डेरिवेशन है, उससे हमें फॉर्मूला मिल जाता है इसका, बस फिर उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। चलो।